ये कहानी भरतपुर गांव के शेट्टी परिवार की कहानी है, जिसमें हरिवंश शेट्टी अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता है। हरिवंश पेशे से इंजीनियर है और अपनी तीनों बेटियों को बहुत पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है। गांव के सभी लोग हरिवंश को बेटियों की पढ़ाई के बजाय उनकी शादियों के लिए पैसे जोड़ने की सलाह देते हैं, मगर हरिवंश शेट्टी अपनी मर्जी का मालिक है। वो किसी की नहीं सुनता सिवाय अपने। एक दिन अपने ऑफिस जाते हुए हरिवंश को रास्ते में उर्मिला चाची मिलती हैं। बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था ना बेटियों को इतना पढ़ाने से, मगर मैंने सुना है तू उन्हें विदेश भेजने की तैयारी कर रहा है। हाँ चाची, आजकल के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं और सब अपने पैरों पर खड़े होते हैं। मैं भी अपनी बेटियों को बहुत पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। एक बार अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, उसके बाद शादी की सोचेंगे। मगर बेटा, उनकी शादी। ओफो चाची, अभी वो तीनों बहुत छोटी हैं। तुम उनकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। इतना कहकर हरिवंश अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके ऑफिस पहुंचते ही उसे खबर मिलती है कि गांव में भूकंप आया है और सब बर्बाद हो गया है। हरिवंश वापस घर पहुंचता है और देखता है कि उसका पूरा गांव बर्बाद हो गया है। अरे ये सब क्या हो गया? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब कैसे सब हो पाएगा? मेरी बेटियां कैसे विदेश जाएंगी और आगे की पढ़ाई करेंगी? अजी, नुकसान तो पूरे गांव का हुआ है, मगर भगवान की कृपा है कि हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ। सभी लोग जल्दी से जल्दी गांव को खाली कर दो। सरकार ने कहा है यहाँ अभी और बड़े भूकंप आने वाले हैं। देखते ही देखते पूरा गांव नदी पार करने के लिए इकट्ठा हो जाता है। सभी नदी के किनारे खड़े चिट्ठी का इंतजार करते हैं। वहीं हरिवंश शेट्टी का परिवार भी अपने नंबर का इंतजार करता है। हरिवंश किसी सोच में डूबा है, तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। हरिवंश पलट कर देखता है तो वो डर जाता है। खून से लथपथ एक आदमी उससे कहता है, बहुत लंबा इंतजार करवाया है तूने, आखिरकार तू हमारी पकड़ में आ ही गया। हरिवंश उस आदमी को देखकर डर जाता है। वो आसपास देखता है, सभी लोग नॉर्मल हैं। ऐसा लगता है जैसे हरिवंश के अलावा किसी और को वो आदमी नजर ही नहीं आ रहा। कौन हो तुम और मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? आत्मा कुछ कहती कि तभी हरिवंश की सबसे छोटी बेटी उससे कहती है, पापा, हम कब से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। सबका नंबर आ रहा है, मगर हमारा बोट में नंबर ही नहीं आ रहा। अब तो मुझे बहुत जोर से भूख भी लग रही है। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं ना इंजीनियर। जब अपनों के साथ कुछ बुरा होता है ना, तो हमें कहीं चैन नहीं मिलता। सही कहा ना मैंने? मगर तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? तभी हरिवंश की नजर नदी के बीचों बीच चल रही नाव पर पड़ती है, जहाँ से बहुत चीखों की आवाजें आ रही हैं। नाव नदी के बीच हिचकोले खाने लगती है। तभी हरिवंश की नजर नदी में कुछ आत्माओं पर पड़ती है, जो चिट्ठी से कुछ लोगों को पानी में गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जो आदमी नदी में गिरता जाता है, वो आत्माएं एक एक करके उनका गला मरोड़ती, तो कोई आत्मा किसी का खून पीती है। इतना भयानक मंजर देखकर हरिवंश मन में सोचता है, शायद इन आत्माओं को आदमियों से प्रॉब्लम है, इसीलिए ये सिर्फ आदमियों को मार रही हैं। अगर मैं मेरे परिवार के साथ गया तो ये मेरे साथ साथ उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना सोचते हुए हरिवंश वहां से उल्टा गांव की तरफ भागना शुरू करता है और उसके परिवार वाले उसे वापस आने को कहते हैं। अरे, वहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? गांव में खतरा है, लौट आइए। हाँ पापा, वापस आ जाइए ना प्लीज। वहाँ मत जाइए, मत जाइए ना पापा, वापस आ जाइए ना। मगर हरिवंश किसी की नहीं सुनता और गांव के अंदर भाग जाता है।
वो जैसे ही गांव में जाता है, वो देखता है वहां कोई नहीं है। एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। हरिवंश अपने उजड़े हुए गांव को चारों तरफ से देखता है। तभी उसे एक आत्मा उसकी ओर दौड़ती हुई नजर आती है। हरिवंश अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। भागते भागते थक जाने के बाद हरिवंश एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग के बाहर बैठ जाता है। वहां भी उसे सब उजड़ा हुआ दिखता है। तभी दो छोटे बच्चों की आत्मा हरिवंश के पास आती है और उससे कहती है, अंकल, हम तो मासूम से बच्चे थे ना, आपने हमें क्यों मार दिया? अब आपका नंबर है। मैं इन बच्चों को क्यों मारूंगा भला? मैं खुद बेटियों का बाप हूँ। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वहाँ मेरा परिवार भी अकेला है। मुझे लगता है इन सबको कोई गलतफहमी हो रही है। हरिवंश ऐसा मन में सोच रहा होता है कि तभी एक भयानक औरत की आत्मा वहां आ जाती है और हरिवंश से कहती है, जब अपने परिवार से इतना प्यार करते हो तो दूसरों के बारे में कभी क्यों नहीं सोचते? अब तुम मरोगे और बहुत बुरी मौत मरोगे। हरिवंश ये सब देखता है और फिर इधर उधर भागने लगता है। वो भागते भागते वापस नदी के किनारे आ जाता है, मगर इस बार वो देखता है कि वो जहाँ खड़ा है वहाँ कोई भी नहीं है। तभी वो देखता है एक और चिट्ठी नदी के अंदर जा रही है, जिस पर कुछ आत्माएं हमला करती हैं। हरिवंश को ये पहले समझ में नहीं आता। तभी वो देखता है कि गांव की तरफ से दौड़ती हुई आत्माएं हरिवंश के पास आ रही हैं। अब मेरा बच पाना मुश्किल है भगवान, मेरे परिवार का ध्यान रखना। तभी सामने से आती हुई आत्माएं उस पर जैसे हमला करती हैं। हरिवंश का पांव टकराता है और वो गिरते गिरते बचता है। वो अपनी नजर घुमाता है तो वो देखता है कि नदी पर एक पुल बना हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं था, ये पुल कहाँ से आ गया? हरिवंश को लगता है कि शायद इस मुश्किल घड़ी में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पुल पहले से ही यहाँ होगा, मगर उसने नोटिस नहीं किया। हरिवंश बिना कुछ सोचे समझे उस पुल पर चढ़ जाता है और वहां से दूसरी तरफ भागना शुरू करता है। भागते भागते वो ब्रिज के सेंटर में आ जाता है और यहाँ पहुंचते ही उसकी नजर नदी की दूसरी तरफ पड़ती है, जहाँ उसका परिवार उसे बुला रहा है। हाँ सुधा, मैं आ रहा हूँ। हाँ बेटा, मैं बस अभी आया। हरिवंश जैसे ही कुछ कदम पुल की दूसरी तरफ दौड़ता है, उन दो बच्चों की आत्माएं उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। वो उन्हें देखकर डर जाता है और पलट कर देखता है। वो देखता है बहुत सारी डरावनी आत्माएं उसे घूर रही हैं। नहीं, अब मेरा बच पाना मुश्किल है। मुझे तो मेरा कसूर भी नहीं पता है। पता नहीं ये सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। तभी उनमें से एक आदमी की आत्मा हरिवंश को कहती है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी वजह से मुझसे मेरा परिवार छिन गया। इस आदमी का जिंदा रहना बहुत खतरनाक है। अगर आज हमने इसे छोड़ दिया तो ना जाने ये कितने और लोगों को मौत के घाट उतार देगा। मुझे छोड़ दो। आप सबको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तभी एक दूसरी आत्मा हरिवंश के पास आती है और कहती है, हरिवंश, तुम्हें याद है जब सरकार की तरफ से तुम्हें सरकारी स्कूल बनाने का ठेका नहीं मिल रहा था तो तुमने पैसे देकर वो टेंडर अपने नाम पर ले लिया था। तुम वो 5 साल पुराने टेंडर की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, क्योंकि मुझे वो प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर चाहिए था। मेरी बेटियां शहर में पढ़ने जाती हैं और वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है। मैं गांव में रहने वाला इंजीनियर भला उनके सपनों को कैसे पूरा कर पाता? तो मैंने रिश्वत देकर वो टेंडर अपने नाम करवा लिया था। मगर किसी को इस बात से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हरिवंश के ऐसा कहते ही वो स्कूल के बच्चे उसके सामने आकर कहते हैं, अंकल, अगर आप वो टेंडर नहीं लेते तो आज हम जिंदा होते। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है अंकल कि आपने बच्चों के भविष्य का ध्यान रखा।
मगर गांव में रहने वाले गरीब परिवार के बच्चों का ध्यान नहीं रखा। तभी आपने टेंडर अपने नाम किया, मगर उसमें भी पैसा बचाने के चक्कर में आपने घटिया मटेरियल का यूज किया, जिसकी वजह से हमारा स्कूल बिना किसी वजह से ही टूट कर गिर गया और हम जैसे सैकड़ों बच्चों की जान चली गई। ये सुनकर हरिवंश का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कुछ कहता कि तभी एक औरत हरिवंश के पास आती है और उससे कहती है, इंसान नहीं राक्षस है तू। मेरे बच्चों और मेरे पति को खा गया, अब तू मरेगा। तेरे घर वाले तेरे मरने का तमाशा देखेंगे। उन आत्माओं की भीड़ में से 2 आदमियों की आत्माएं निकलती हैं और हरिवंश को हवा में उल्टा लटका देती हैं। उल्टा लटका हरिवंश उनसे कहता है, मेरी गलती माफी लायक तो नहीं है, मगर फिर भी मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि मेरी भूल को माफ कर दो। तभी आत्माओं की शक्ति से उल्टा लटका हरिवंश गोल गोल चक्री के जैसे घूमने लगता है। तूने कोई भूल नहीं की इंजीनियर, तूने तो सब सोच समझ कर किया है और जो तूने किया है ना उसे पाप कहते हैं। पाप की माफी नहीं होती, उसकी सजा होती है जो अब तुझे हम देंगे। नहीं नहीं, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज जाने दो। हाँ, आज तुझे इस दुनिया से भेजने ही तो आए हैं। तू शायद भूल रहा है इंजीनियर, तूने गांव का सिर्फ वो स्कूल ही नहीं बल्कि म्युनिसिपल का हॉस्पिटल भी बनाया था। गांव में ऐसे कई छोटे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो तूने पूरे किए थे। और हाँ, आज जो ये तू इस ब्रिज में झूल रहा है ये भी तो तूने ही बनाया था। तुझे अंदाजा भी है कि तेरे बनाए गए सभी प्रोजेक्ट्स का एक जैसा ही हाल हुआ है, तो तू एक दो नहीं बल्कि हजारों मौतों का अकेला जिम्मेदार है। ये सब सुनकर हरिवंश को अपनी सारी काली करतूतें याद आ जाती हैं और वो उन सब से कहता है, हाँ, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ, मैं सारी गलतियाँ मानता हूँ, मैं इन सब का दोषी हूँ। मगर हर माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी करता है, तो मैंने भी मेरे बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा किया था। हालांकि मैं अब ये बात मानता हूँ कि मैंने जो भी किया वो सब गलत था। हरिवंश की माफी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और देखते ही देखते वो आत्माएं वहां से एक एक करके गायब होने लगती हैं। हरिवंश को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। वो हवा में उल्टा लटका हुआ है, उसे पुल पर कोई नहीं दिखता, सब गायब हो जाते हैं। वहां उसके परिवार को चिट्ठी मिल जाती है। वो दूर से ही अपने परिवार को नदी की दूसरी तरफ जाते हुए देखता है। जिस ब्रिज के ऊपर वो उल्टा लटका है वो ब्रिज भी धीरे धीरे गायब हो रहा है। हरिवंश जैसे ही खुद को खुले आसमान के नीचे नदी के बीचों बीच उल्टा लटका हुआ देखता है, वो देखता है कि उसके आसपास उसी की तरफ बाकी की आत्माएं भी उल्टी लटकी हैं। वो उन्हें देखकर डर जाता है। तू और तेरा साथ देने वाले सभी लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं और आगे भी जब जब तुझ जैसे लोग ऐसा काम करेंगे हम उन्हें सजा देने आते रहेंगे। इतना कहकर वो सारी आत्माएं हरिवंश पर झपट्टा मारती हैं।